Hello everyone, welcome to All Aboard. In this particular video, we are going to discuss about the RBI circular April 2025 and this is the part 2 of the series. So I hope आपने सबने part 1 देख लिया होगा and we'll be continuing with our discussion related to RBI circulars in this video. Before starting the discussion, if you are preparing for your RBI Grade B examination, you can check out our course and you can start your preparation with the team All Aboard. Download our All Aboard application to get all the PDFs related to all the YouTube videos and you can start practicing the previous year questions as well. पहला डायरेक्शन आज का है मास्टर डायरेक्शन स्कीम ऑफ पेनल्टीज फॉर बैंक ब्रांचेस एंड करेंसी चेस्ट कस्टमर सर्विस डेफिशिएंसीज. सो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला हमारा जो डायरेक्शंस है विच इज रिलेटेड टू दी द क्लीन नोट पॉलिसी, राइट. सो आप यहाँ पे देख सकते हो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लीन नोट पॉलिसी एनहांसिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसीज of currency management. So in order to ensure that all the bank branches have provide proper customer service, bank has formulated a scheme of penalties for bank branches including the currency chest for any kind of deficiency in rendering the customer service to the members of the public. तो यहाँ पे अगर कोई भी deficiency आई currency management के अंदर तो उसकी penalties भी यहाँ पे given है, right. So this is issued under section 45 of the RBI Act 1934 and section 35A of Banking Regulation Act. तो यहाँ पे दो एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस लगाए गए हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी जो आई है उसको स्ट्रेंथन करना, राइट, कि करेंसी नोट्स एकदम क्लीन हो. Improve the currency management operational efficiency and to ensure the proper customer service by bank branches and currency chest, right. So ये ब्रॉड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है इसके. अभी ये चीज खैर सर्कुलर के लास्ट में गिवन है पर मुझे लगता है ये सर्कुलर समझने के लिए आपको ये सबसे पहले गिवन होनी चाहिए, राइट. सो वी आर कवरिंग इट अपफ्रंट. क्लीन नोट पॉलिसी ये एक आरबीआई की पॉलिसी है टू इंश्योर दैट द गुड क्वालिटी करेंसी अवेलेबिलिटी रहे कंट्री के अंदर, करेंसी नोट्स एकदम क्लीन हो. तो उसके लिए आरबीआई ने क्या कर रखा है, एक पॉलिसी ड्राफ्ट कर रखी है. मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पे आरबीआई के बीच में और बैंक्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है फॉर करेंसी चेस्ट रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. लिंक्ड ब्रांचेस, नॉन चेस्ट ब्रांचेस, अब कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जिनमें चेस्ट नहीं होता, राइट, मनी करेंसी चेस्ट नहीं होता. सो टाइड टू द नियरेस्ट करेंसी चेस्ट, उनको क्या करते हैं, नियरेस्ट करेंसी चेस्ट जो भी होता है उससे टाई अप करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, लिंक्ड ब्रांचेस बोलते हैं. सॉइल्ड नोट्स, दीज आर द डर्टी और वन नोट्स इंक्लूडिंग द प्रॉपरली पेस्टेड टू पीस नोट्स. तो ये खराब नोट है बेसिकली. और मल्टीलेटेड नोट्स मतलब पोर्शन ही मिसिंग है उनका या मल्टीपल पीसेस के अंदर है. इम्परफेक्ट नोट, ये ऐसे नोट है जो वॉश हो चुके हैं, श्रंक हो चुके हैं या फिर अभी वो काम के इतने नहीं रहे हैं, राइट. तो बेसिकली सर्कुलर के अंदर बहुत सारी पेनल्टीज गिवन है. सर क्या है हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज यू नो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर फॉर योर एग्जामिनेशन. ब्रॉड चीजें भी अगर आपको पता होगी दैट विल बी मोर देन इनफ, राइट. तो यहाँ पे हम टैबुलर फॉर्म में चार्ट फॉर्मेट में डिस्कशन करने वाले हैं. बहुत डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ने वाले इस पर्टिकुलर सर्कुलर को. मेजर चीजें पता है, दैट्स फाइन. शॉर्टेज इन सॉइल्ड नोट रेमिटेंस SNR एंड करेंसी चेस्ट बैलेंस, तो यहाँ उसकी पेनल्टी दे रखी है अप टू 50 नोट के ऊपर 50 पर पीस प्लस द लॉस. 100 एंड अबाव है तो फुल वैल्यू ऑफ पर पीस प्लस द लॉस एज वेल. और कॉइन्स है तो फिर फुल वैल्यू ऑफ पर पीस प्लस द लॉस, राइट. तो हर चीज की अलग पेनल्टी दे रखी है. फेलियर टू इंपाउंड दी काउंटर फीट नोट्स, तो काउंटर फीट नोट्स बेसिकली आपके फेक नोट्स होते हैं, उसके लिए यहाँ एक सर्कुलर दे रखा है. इस सर्कुलर को भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ये वाली पेनल्टी मैं इसमें नहीं, उस सर्कुलर के अंदर कवर कर लूंगा, ठीक है. मल्टीलेटेड है या फिर बिल्डअप नोट्स हैं डिटेक्टेड इन दी SNR एंड करेंसी चेस्ट ब्रांचेस, सो 50 पर पीस ऑफ रिलेटेड टू ऑल द डिनोमिनेशन, कोई भी डिनोमिनेशन का 50 पर पीस की पेनल्टी है प्लस द लॉसेस. नॉन कंप्लायंस विद ऑपरेशनल गाइडलाइंस बाय करेंसी चेस्ट, अगर करेंसी चेस्ट ने कोई गाइडलाइंस दे रखी है उसका नॉन कंप्लायंस हुआ है 5000 पर इरेगुलरिटी और 10,000 फॉर रिकरेंस. अगर आपने एक बार इरेगुलरिटी करी 5000 की पेनल्टी लगेगी, राइट. फिर वापस 10,000 की लग जाएगी फॉर रिकरेंस इन दी नेक्स्ट इंस्पेक्शन. अगले इंस्पेक्शन में अगर कुछ भी वापस वैसा आया, कोई नॉन कंप्लायंस आया तो फिर पेनल्टी आपके ऊपर कितनी लगेगी, 10,000 की लगेगी. वायलेशन ऑफ करेंसी चेस्ट अग्रीमेंट टर्म्स और सर्विस डेफिशिएंसी, सो 10,000 पर वायलेशन का यहाँ पे
वॉयलेशन पे आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और 5 लाख इफ ग्रेटर देन 5 वॉल्यूशन इन द कॉन्सिक्यूटिव इंस्पेक्शन। अगर 5 वॉल्यूशन से ज्यादा हो गए तो फिर 5 लाख की यहाँ पे पेनल्टी रहने वाली है। एटीएम से रिलेटेड अगर कोई इशू है, नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटीएम्स, देन पेनल्टी के लिए अलग सर्कुलर गिवन है, इसको भी हम इस रिस्पेक्टिव सर्कुलर के अंदर ही कवर कर लेंगे है ना। तो ये एटीएम रिलेटेड जो सर्कुलर है उसके लिए कितनी पेनल्टी दे रखी है, कैश आउट एट एनी एटीएम of more than 10 hours in a month will be attracting a penalty of 10,000 रुपी। अगर एटीएम में पैसे खत्म हो गए, राइट, फॉर मोर देन 10 hours in a month, 10 घंटे से ज्यादा एक मंथ के अंदर अगर एटीएम बार बार आपका कैश आउट हो रहा है तो ऐसे केस में कितनी पेनल्टी है, 10,000 है। तो यहाँ पे ये वाली जो पेनल्टी है वो 10,000 रुपए की दे रखी है, ठीक है। उसके लिए अलग से सर्कुलर में यहाँ पे कवर्ड है। डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ इरेगुलरिटीज, शॉर्टेज इन दी SNR एंड चेस्ट बैलेंसेस, सो इमीडिएटली रिकवरी होने वाली है लॉस की और पेनल्टी की। मान लो 100 पीस का शॉर्टेज है, 100 पीसेस मतलब 100 नोट्स का शॉर्टेज है ऑफ 100 डिनोमिनेशन, तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी आपकी 100 into 100 10,000 और लॉस रिकवरी 10,000, राइट। फेलियर ऑफ द बैंक टू इम्पाउंड द काउंटरफीट नोट्स डिटेक्टेड एट द एंड विल बी कंस्टिट्यूटेड एज विलफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बैंक। देखो काउंटरफीट नोट्स क्या होते हैं, फेक नोट्स होते हैं तो अगर बैंक उनको डिटेक्ट ना कर पाया तो ऐसा माना जाएगा कि बैंक भी उसके अंदर इन्वॉल्व था, राइट। सो दिस इज द नोट रिलेटेड टू काउंटरफीट नोट्स। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिटेक्ट करे, और अगर फेल हो गए तो वो विलफुल इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा कि आप भी वहां पे इन्वॉल्व थे, ओके, राइट। पेनल्टी एज पर दी स्पेशल काउंटरफीट नोट्स डायरेक्शन रूल्स, तो हम वो डेफिनेटली पूरा डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं, राइट, सर्कुलर पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ी देर वेट करो, उसके अंदर हम पर्टिकुलरली इसकी बात करेंगे। मल्टीलेटेड बिल्डअप नोट्स की अगर मैं बात करूं तो डेलिबरेट कट और रिकंस्ट्रक्टेड नोट्स डिटेक्टेड इन रेमिटेंसेस चेस्ट, तो 50 पेनल्टी पर पीस, तो पर पीस 50 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी इन केस ऑफ मल्टीलेटेड या बिल्डअप नोट्स, प्लस रिकवरी ऑफ द वैल्यू लॉस। अगर कोई वैल्यू की लॉस हुई है तो उसकी भी आपसे रिकवरी यहाँ पे की जाने वाली है। ऑपरेशनल नॉन कंप्लाइंस, अब ऑपरेशनल नॉन कंप्लाइंस क्या हो सकता है, देखो किसी भी बैंक के अंदर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है, राइट, या प्रिजर्वेशन रूल से आपने फॉलो नहीं किया, ब्रांच कैश केप्ट इम्प्रॉपरली इन सीसी स्ट्रॉन्ग रूम्स, अगर आपने ढंग से ब्रांच कैश को नहीं केप्ट कर रखा है, रख रखा है, स्टोर कर रखा है, देन इट्स अ ऑपरेशनल नॉन कंप्लायंस। नॉन यूज ऑफ नोट स्टोरिंग मशीन्स हो गया, और नॉन अपडेटिंग और नॉन फंक्शनिंग नोट स्टोरिंग मशीन्स हो गया, तो ये कुछ तरह के ऑपरेशनल आपके कंप्लायंसेस हैं, राइट। तो नॉन कंडक्ट ऑफ सरप्राइज वेरिफिकेशन, अगर आपने सरप्राइज वेरिफिकेशन नहीं किया, सरप्राइज वेरिफिकेशन क्या होता है, बिना बताए एकदम से चले गए वेरिफिकेशन करने, राइट। ये आपको बाय मंथली करना पड़ता है बाय अनरिलेटेड ऑफिसर, और हाफ ईयरली करना पड़ता है बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर। अगर ये नहीं हुआ सो दैट्स आल्सो अ काइंड ऑफ ऑपरेशनल नॉन कंप्लायंस, ये भी एक तरह का डिफॉल्ट माना जाएगा। इसके ऊपर कितनी पेनल्टी है, 5,000 पर इंस्टेंस और 10,000 पर इंस्टेंस इफ रिपीटेड। अगर रिपीटेड ऑफेंस है तो 10,000 की, नहीं तो 5,000 की, राइट। वायलेशन ऑफ करेंसी चेस्ट एग्रीमेंट या सर्विस डेफिशिएंसी, अगर करेंसी चेस्ट एग्रीमेंट और सर्विस में अगर आपके डेफिशिएंसी है, इनका वायलेशन है, इंक्लूड्स नॉट इशूइंग कॉइन ओवर द काउंटर डिस्पाइट स्टॉक होने के बाद भी इशू नहीं किए गए, राइट। और ऐसे कुछ केसेस यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे रिफ्यूजिंग द एक्सचेंज ऑफ सॉइल्ड और मल्टीलेटेड नोट्स, राइट। उसकी पेनल्टी कितनी है, 10,000 पर इंसिडेंस, 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी, 5 लाख रुपए की हो जाएगी अगर 5 वायलेशन से ज्यादा हो गए। सो इफ यू हैव done a violations more than 5 times, then penalty will be 5 lakh rupees here, right? So यहाँ पे इस पूरे सर्कुलर में penalties mentioned है आपकी। नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ ATMs, तो उसकी गाइडलाइंस हमने पढ़ ली, 10,000 की वहां पे पेनल्टी गिवन थी। ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर पेनल्टी लेवी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होने वाली है यहाँ पे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ RBI इशू डिपार्टमेंट एट रीजनल ऑफिस। तो आरबीआई के अंदर जो इशू डिपार्टमेंट होता है रीजनल ऑफिस में, उसके जो ऑफिसर इंचार्ज हैं वो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएंगे। अपील एंड प्रोसेस, अपील अलाउड थ्रू द CYMCC पोर्टल विद इन 1 month ऑफ द पेनल्टी। अगर आप पेनल्टी से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है ये गलत लगी है, तो आप डेफिनेटली 1 month के अंदर अंदर आगे अपील कर सकते हो। अपील एक्सेप्ट नहीं होगी अगर ये वाले नेग्लिजेंस के रीजन है, जैसे स्टाफ आपका इनएक्सपीरियंस था, क्लेरिकल एरर्स हो गई, या फिर फर्स्ट टाइम मिस्टेक है, राइट।
करेक्टिव एक्शंस टेकन आफ्टरवर्ड, तो ये सारे एक्सेप्ट नहीं होंगे एज अ रीजन फॉर दैट अपील, राइट। सो अपील जब तक जेन्युइन नहीं लगेगी तब तक आपको वहां पे कोई भी आगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलने वाली है, राइट। तो ये पेनल्टी से रिलेटेड आपका पूरा सर्कुलर था। इसके मेजर पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, नॉट टू गो इन टू मच डिटेल, क्योंकि हर एक पेनल्टी आपको याद नहीं रखनी चाहिए, मेजर आपको याद रहेंगी तो दैट्स फाइन। मास्टर डायरेक्शंस रिलेटेड टू दी डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट पेंशन बाय एजेंसी बैंक। तो यहां बात हो रही है गवर्नमेंट पेंशन कौन डिस्पर्स करेगा, तो एजेंसी बैंक्स डिस्पर्स करेंगे। बैकग्राउंड दे देता हूं आपको फटाफट से। आरबीआई इश्यूज गाइडलाइन फॉर स्मूथ पेमेंट ऑफ पेंशंस बाय बैंक एक्टिंग एज गवर्नमेंट एजेंट। तो कुछ बैंक्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट के एजेंट एक्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पेंशन कौन डिस्बर्स करेगा, ऑब्वियसली ये बैंक ही डिस्बर्स यहाँ पे करने वाले हैं। ये सर्कुलर आया है और ये पुराने सारे इंस्ट्रक्शंस को एक ही सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर के अंदर कंसोलिडेट कर देगा। की इंस्ट्रक्शंस फॉर द एजेंसी बैंक एक्टिंग ऑन द डियरनेस रिलीफ ऑर्डर्स। सो जो डीआर ऑर्डर्स आते हैं, डियरनेस रिलीफ ऑर्डर, बैंक उनका वेट नहीं करना चाहिए। बैंक मस्ट नॉट वेट फॉर द आरबीआई फॉरवर्डिंग डीआर ऑर्डर, कि आरबीआई से ऑर्डर आए। वो अपने कॉपीज पे भी एक्ट कर सकते हैं, अगर पोस्ट से आई है, फैक्स से, ईमेल से, गवर्नमेंट वेबसाइट से आई है। इसका एम क्या है, ये जो सीनियर सिटीजन को पेंशन जाती है इसको स्पीड अप करना, राइट, इसको स्पीड अप करना। सो टाइमली पेंशन डिसबर्समेंट, पेंशन जो है वो प्रॉम्प्टली चली जाए, राइट, और नो अनऑथराइज्ड डिले यहाँ पे अलाउड हो, इसीलिए ये वाला पर्टिकुलर डायरेक्शंस आए थे, बहुत सारे गाइडलाइंस आई थी, उनको कंसोलिडेट करके एक मास्टर सर्कुलर बनाया गया है। रिफंड ऑफ एक्सेस पेंशन, अगर पेंशन पूरी नहीं गई है, राइट, तो आपको, अगर बैंक की मिस्टेक है डेफिनेटली, या गवर्नमेंट की मिस्टेक है, तो यहाँ पे इमीडिएटली बैंक की मिस्टेक है तो वो वापस पेंशन क्या होनी चाहिए, रिफंडेड हो जानी चाहिए टू द गवर्नमेंट अकाउंट, राइट। अगर कोई ज्यादा पेंशन चली गई तो गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर इमीडिएटली वापस रिटर्न हो जानी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट की मिस्टेक है तो बैंक को यहाँ पे राइट करना पड़ेगा टू द कंसर्न डिपार्टमेंट टू कीप द एक्नॉलेजमेंट एंड रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर कंसर्न क्विकली। फैसिलिटीज फॉर सिक और डिसेबल्ड पेंशनर, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल फैसिलिटीज लेके आए हैं, और बैंक को यहाँ पे सेंसिटिव स्टाफ एंड डिस्प्ले द इंस्ट्रक्शंस एंड द ब्रांचेस, सब कुछ क्लियर यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा ब्रांच के अंदर, राइट। तो देखो कुछ सर्कुलर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, अभी मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ जो भी आपका आया था 1 अप्रैल से, राइट। तो कुछ सर्कुलर्स हमने पार्ट 1 में कवर किए, काफी सारे इसमें भी पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको वहीं मार्क कर दूंगा या बता दूंगा, राइट, या फिर उनको एमसीक्यूज में कवर कर लूंगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं होते उनको हम फटाफट से एक ओवरव्यू देने वाले हैं। रीएम्बर्समेंट क्लेम, लिंक ब्रांचेस मस्ट सबमिट द रीएम्बर्समेंट क्लेम्स टू द आरबीआई सेंट्रल अकाउंट सेक्शन और आरबीआई रीजनल ऑफिसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब हर चीज देखो आपको याद नहीं रखनी है, राइट, फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव हमको देखना है ऐसी चीजें एग्जाम में आ भी सकती है या नहीं आ सकती, राइट। Continuation of the pension accounts. So if the pensioner dies and the spouse is already a joint holder, then no need to open a new account, और उसका पूरा प्रोसेस दे रखा है, राइट। यही सब सर्कुलर के अंदर आपका गिवन है। रिलेटेड टू लाइफ सर्टिफिकेट हैंडलिंग हो गया, ओके, और सिंगल विंडो सिस्टम हो गया। फिर आया कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड टू पेंशनियर्स, तो यहाँ पे एरियाज दे रखे हैं, जैसे ग्रीवियंस रिड्रेसल है तो कौन उसको सॉल्व करने वाला है। एक्सेसिबिलिटी की बात करिए कि पेंशन अदालत बनी है, टोल फ्री नंबर गिवन है। डिले कंपनसेशन, ये आपको पता होना चाहिए। 8% इंटरेस्ट पर एनम मस्ट बी ऑटोमेटिकली फॉर एनी काइंड ऑफ डिले आफ्टर द ड्यू डेट। तो अगर पेंशन डिसबर्समेंट में कोई भी डिले हुआ है तो 8% का वहां पे इंटरेस्ट पर एनम ऑटोमेटिकली लग जाना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट इंप्लीमेंटेशन, इसका काफी फटाफट से इंप्लीमेंटेशन हो गया है, राइट, विदाउट वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ आरबीआई इंटरवेंशन। पेंशन कैलकुलेशन, ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर इंस्पेक्शन, ये सब भी गिवन है यहाँ पे आपको। अगर ये पर्टिकुलर प्रोविजन भी पता है 8% वाला, दैट्स गुड। इंटरनल ऑडिटर की चेकलिस्ट भी यहाँ पे गिवन है सर्कुलर के अंदर, और मैंने यहाँ पे मेजर पॉइंटर्स आपको दे दिए हैं। उसके अंदर डिले इन द पेंशन क्रेडिट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। और एक और चीज पता होनी चाहिए कि बैंक मस्ट एक्ट इमीडिएटली ऑन दी गवर्नमेंट पेंशन और डीआर ऑर्डर विदाउट वेटिंग फॉर दी आरबीआई का अप्रूवल, राइट। अगला सर्कुलर आता है मास्टर सर्कुलर, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस बाय एजेंसी बैंक, पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन। तो यहाँ पे एजेंसी कमीशन के बारे में बात की गई है, तो चलो इस वाले सर्कुलर को आप डिस्कस करते हैं। आरबीआई अपॉइंट्स द एजेंसी बैंक
टू हैंडल दी गवर्नमेंट बिजनेस। तो आरबीआई क्या करता है, एजेंसी बैंक्स को अपॉइंट करता है ताकि गवर्नमेंट बिजनेस को ये बैंक्स हैंडल कर पाए अंडर द सेक्शन 45। फॉर हैंडलिंग दिस बिजनेस आरबीआई क्या करता है, आप देखो कोई भी बैंक फ्री में तो करेगा नहीं, तो आरबीआई क्या करता है, एजेंसी कमीशन पे करता है टू दी बैंक्स फॉर डीलिंग विद दी गवर्नमेंट बिजनेस, राइट। तो ये मास्टर सर्कुलर क्या करता है, अभी तक के जितने भी इंस्ट्रक्शंस आए थे टिल 31 मार्च उनको कंसोलिडेट कर देता है एक मास्टर सर्कुलर के अंदर, सही है। सो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस एलिजिबल फॉर एजेंसी कमीशन, बैंक कैन क्लेम कमीशंस फॉर रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स हो गई, एसजी और सीजी को पेमेंट्स चले गए हैं, राइट, इन सब पे बैंक क्या कर सकता है, कमीशन ले सकता है। अब बैंक पेंशन भी तो डिसबर्स करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, इन सबको, वहां पे भी बैंक कमीशन ले सकता है, और एनी अदर वर्क स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एलिजिबल बाय द आरबीआई। स्पेशल नोट, स्मॉल सेविंग स्कीम कमीशन इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट द आरबीआई। अब अगर कोई एसएसएस का कमीशन का केस आ जाएगा, स्मॉल सेविंग स्कीम का अगर केस आ जाएगा, तो उसको कौन डिटरमाइन करने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट दी आरबीआई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नो कमीशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट लोन्स रेज्ड फ्रॉम दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट लोन्स अगर कोई रेज हुए हैं तो उसके ऊपर कोई भी कमीशन यहाँ पे नहीं लगने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन eligible for commission only if no extra charges are collected from the public and separate remuneration is received from the state government, right। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, राइट, तो अगर आपको लगता है कि यार बहुत सारी कुछ टू मच डिटेल्स होती है कुछ सर्कुलर के अंदर, तो वी शुड नॉट गो इनटू टू मच डिटेल, उसके प्रोसेस के अंदर भी पूरा घुस जाए, मेजर हमको कवर करना चाहिए। कभी कभी बेटर एक्सपीरियंस के लिए ऐसे सर्कुलर्स को आप 1.1 पे 1.25 की स्पीड पे भी आप देख सकते हो, जहां आपको लगे इंपॉर्टेंट आ रहा है तो आप वहां वाले पोर्शन पे उसको वापस 1x पे लेके आ सकते हो, राइट, फॉर बेटर एक्सपीरियंस। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस नॉट एलिजिबल फॉर एजेंसी कमीशन, ये आपको पता होना चाहिए। इन गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर क्या होने वाला है, कमीशन नहीं क्लेम होने वाला है, बैंक इस पे कमीशन नहीं क्लेम कर सकता। पेमेंट ऑफ देयर ओन टैक्स लायबिलिटी, बैंक अपना खुद का टीडीएस टैक्स जमा करवा रहा है, उसी पे ही अगर कमीशन ले रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, वो तो आपका खुद का पर्सनल है ना बैंक का। ट्रांजैक्शंस विद द ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज, इनके ऊपर कोई भी कमीशन नहीं मिलने वाला। प्री फंडेड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स ट्रांजैक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, रिलेटेड पेमेंट फॉर मिनिस्ट्रीज और एनी अदर डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल आइटम बाय द आरबीआई और द गवर्नमेंट, तो इनके ऊपर बैंक को कमीशन नहीं मिल रहा। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। बैंक मस्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट इंश्योरिंग दी इनएलिजिबल क्लेम्स आर एक्सक्लूडेड, ठीक है, तो ये लिस्ट आपको मेजर पता होनी चाहिए। इसको आप 2-3 बार रीड भी कर लोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी, राइट। तो ये सर्कुलर के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट आपकी गिवन है कि कौन कौन यहाँ पे कौन कौन से क्राइटेरिया के अंदर बैंक को कमीशन नहीं मिलने वाला है। ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग टू आरबीआई after the NEFT or RTGS became 24/7, agency must upload the GST, custom, direct tax transaction daily on the QPX or the e-Kobar platform before the 6 PM। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है आरबीआई को बिफोर 6 PM, राइट, डेली बेसिस पे। कोई एक्सटेंशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। स्पेशल टाइमलाइंस भी गिवन है। स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन है तो 5th ऑफ द फॉलोइंग मंथ तक, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो एडजस्टमेंट है कोई तो 90 डेज तक, बियॉन्ड 90 डेज रिक्वायर मिनिस्ट्रीज अप्रूवल। रेट्स भी यहाँ पे देखो गिवन है कि क्या क्या कमीशन मिलने वाला है। आई वोंट सजेस्ट यू कि आपको ये सब चीजें याद रखनी है, राइट, जो याद रखना है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। सर्कुलर का प्रॉब्लम ये है, क्या छोड़ना है वो नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है डिसाइड करना कि यार ये वाली चीज नहीं पढ़नी चाहिए या क्या चीज पढ़नी चाहिए, राइट। सो सिलेक्शन करना जरूरी है, नहीं तो देखो ऐसे कितने ही मास्टर डायरेक्शन आते हैं, हर चीज नहीं पढ़ सकते और हर चीज एग्जाम में नहीं आने वाली है। स्पेशल नोट, जीएसटी का पेमेंट है तो वहां पे सिंगल चालान बनने वाला है सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, भले सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, अब ये प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है, राइट। कंडीशंस ऑन पेंशन ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे बैंक्स कैन क्लेम 75 पर पेंशन ओनली इफ दे डू हैव एंटायर पेंशन प्रोसीडिंग। अब पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है, आई वोंट सजेस्ट यू कि आपको इसकी एक एक चीज यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, अगर 2 बैंक मिलके काम कर रहे हैं तो जो इनिशियल प्रोसेसिंग कर रहा है उसको 75% कमीशन का मिल जाएगा और जो फाइनल अकाउंटिंग कर रहा है उसको 25% बचा हुआ मिल जाएगा एज कमीशन, ठीक है। एजेंसी के क्लेम यहाँ पे सबमिशन होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस है। अब ये पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है, राइट।
पेनल्टी फॉर रॉन्ग क्लेम, अगर कोई गलत क्लेम हो गया तो बैंक रेट प्लस 2% क्या है उसका पीनल इंटरेस्ट है, रॉन्ग अमाउंट पे वो चार्ज हो जाएगा। राइट अच्छा, इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, किस किस पे कमीशन नहीं मिलता है बैंक को, वो आपको पता होना चाहिए। अगला आता है मास्टर सर्कुलर रिलेटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द यूसीबीज। राइट, तो यहां पे हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो आरबीआई ने क्या किया, यहाँ पे नॉर्म्स इशू किए हैं टू इंश्योर द प्रोफेशनलिज्म, इंटेग्रिटी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द यूसीबी बोर्ड, ताकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो बोर्ड होता है उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म बना रहे, इंटेग्रिटी हो और प्रॉपर फंक्शनिंग हो। इसलिए आरबीआई ने ये वाला पर्टिकुलर डायरेक्शन लेके आए हैं, ये हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। राइट, दो ये कुछ प्रोसेस ओरिएंटेड चीजें भी है इसके अंदर, स्टिल इसके अंदर हमको अच्छे से एक बार चीजें पता होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, डायरेक्टर प्रोफेशनल हो, उसमें बैंकिंग, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड हो। राइट, अब आप देख सकते हो यहाँ पे बैंकिंग का, फाइनेंस का, अकाउंटेंसी का, लॉ का बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। राइट, इसीलिए आपको फाइनेंस पढ़ाया जाता है आरबीआई ग्रेड बी में, और आपका नया टॉपिक भी ऐड ऑन हुआ है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का 2023 से। राइट, इसीलिए ये सारी चीजें आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एलिजिबिलिटी, एटलीस्ट 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स आर मैंडेटरी, कम से कम 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होने चाहिए। डायरेक्टर तो बहुत होते हैं, प्रोफेशनल डायरेक्टर जिनमें स्पेसिफिक नॉलेज हो, उनका बैकग्राउंड हो इस चीज से रिलेटेड। राइट, डिस्क्वालिफिकेशन, मनी लॉन्ड्रर्स हो गए, फाइनेंसर्स हो गए, या फिर इंडिविजुअल्स हो गए जिनको कन्विक्ट किया था, उनको डायरेक्टर्स एज ए डायरेक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाने वाला है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बीओएम की अगर मैं बात करूं तो यूसीबीज को क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सेटअप करना पड़ेगा टू एनहांस द प्रोफेशनल फोकस। तो अगर आप एक यूसीबी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीओएम सेटअप करना पड़ेगा, विच इज द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, वाई टू एनहांस द प्रोफेशनल फोकस। सही है, तो एक सेपरेट बोर्ड है। अगर आपके डिपॉजिट्स 100 सीआर से कम है तो फिर आपको ये फॉर्म करने की नीड नहीं है, पर अगर 100 सीआर या उससे ज्यादा है तो फिर आपको ये फॉर्म करना पड़ेगा। एक तो आप ये चीज याद रखिएगा डेफिनेटली, एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक बीओएम वाला क्राइटेरिया। अच्छा, जो ऑनरेरी पोजीशंस होती हैं वो यहाँ पे बैन हो चुकी हैं, वो यहाँ पे सेंट्रल रिस्क क्रिएट करती है, अथॉरिटी का पैरेलल रिस्क क्रिएट करती है, इसलिए उनको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। रोल ऑफ डायरेक्टर, set up the policy framework while not interfering in the daily management। जो डायरेक्टर्स होंगे वो डेली मैनेजमेंट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जो डेली मैनेजमेंट से डील करने का काम होता है वो सीईओ एमडी का जॉब होता है, तो यहाँ पे दूसरे डायरेक्टर्स इंटरफेरेंस नहीं करने वाले हैं। दे शुड अटेंड मीटिंग्स रेगुलरली, रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट, उनके अंदर कोई डेटा शेयरिंग नहीं होना चाहिए। अवॉइड द डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ स्टाफ और सैंक्शनिंग लोन, तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस स्टाफ के मैटर्स में, लोन सैंक्शनिंग के अंदर उनका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नॉट पार्टिसिपेट इन द बोर्ड डिसीजंस वेयर दे हैव पर्सनल इंटरेस्ट, ताकि इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। राइट, तो यहां हमको क्या पता होना चाहिए, जो मैंने चीजें मार्क की है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उनको कहां पे फोकस करना है, आरबीआई कंप्लायंस में, फंड मैनेजमेंट में, एसेट क्वालिटी में, इन सारे एरियाज के अंदर उनको फोकस करना चाहिए। कमेटी ऑफ द बोर्ड, ऑडिट कमेटी की यहाँ पे बात की गई है ताकि इंटरनल ऑडिट की क्वालिटी बढ़ाई जा सके, इसलिए ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड बनाई जाए। इंस्पेक्शन रिपोर्ट कंप्लायंस हो, हाउस कीपिंग एरियाज हो गए, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, रिकंसिलेशन हो गया, इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट हो गया, ये सब हाई रिस्क एरियाज होते हैं, यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। सही है। अच्छा, जो कमेटी का चेयरमैन होने वाला है, राइट, द कमेटी में कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ 3 or 4 डायरेक्टर्स, one or more of such director shall be a chartered accountant or having experience in management, finance, accountancy और audit system। तो सीए से बेटर यहाँ पे किसका एक्सपीरियंस होने वाला है, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग के अंदर। राइट, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एक डायरेक्टर उनमें से सीए हो तो ज्यादा बेटर है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, अभी ऑडिट कमेटी की बात करी थी, अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात करिए। मैंडेटरी फॉर यूसीबीज विथ एसेट्स अबव 5000 करोड़, ये आपको याद रखना है। 5000 करोड़ से ऊपर वालों को रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना मैंडेटरी हो गया है। सही है। बोर्ड डिसाइड स्कोप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कमेटी, तो वो डिसाइड करते रहेंगे। सर्कुलर में आपके भी यही चीज यहां पे मेंशन्ड है।
रिव्यू टू बी प्रेजेंटेड टू द बोर्ड, सो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली काफी सारी चीजों का रिव्यू यहाँ पे होगा। हर चीज आपको याद रखने की नीड यहाँ पे नहीं है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस पर आप स्पेशल फोकस करो, राइट। डोनेशन पॉलिसी ये आपको पता होनी चाहिए। यूसीबीज कैन नॉट डोनेट टू ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन वेयर एनी डायरेक्टर और रिलेटिव होल्ड्स अ पोजीशन और इंटरेस्ट। यूसीबी, मान लो मैं इस यूसीबी के अंदर डायरेक्टर हूं और ये यूसीबी एक ट्रस्ट को डोनेशन कर रही है और मेरा इसमें ट्रस्ट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, या मेरे रिलेटिव का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये डोनेशन मैं ही करवा रहा हूं? यस, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसे केस में यहां पे डोनेशंस नहीं चलेंगे, राइट। मेरे रिलेटिव्स भी कवर्ड है। पेमेंट ऑफ फीस टू डायरेक्टर, डायरेक्टर मीटिंग फीस, एक्सपेंसेस, अलाउंस मस्ट बी अकाउंटेड सेपरेटली। जो डायरेक्टर के खर्चे हैं उनको P&L के अंदर सेपरेटली बताओ, डायरेक्टर फीस एंड अलाउंसेस के अंदर, ताकि एट अ ग्लांस हमको पता चल जाए P&L देखते ही कि डायरेक्टर और उससे रिलेटेड कितना यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, राइट। तो यहाँ पे एक कमेटी बनी थी, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है, जहाँ एरियाज और रिकमेंडेशन गिवन है। बोर्ड की बात करूं तो ईच ब्रांच मेंबर गेट्स अ रिप्रेजेंटेशन। एलिजिबिलिटी, नो मिनिमम शेयर होल्डिंग नीडेड, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एटलीस्ट 2 years। विमेन, एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर टू बी एनकरेज्ड, एक विमेन डायरेक्टर भी हो। ट्रेनिंग और वर्कशॉप प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली यहाँ पे रिकमेंड की जाती हैं। और स्टेट नॉमिनीज लिमिटेड टू मैक्सिमम 1/3 और 3 डायरेक्टर्स, ये मैक्स लिमिट है, ठीक है, स्टेट नॉमिनी की। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस यहाँ पे गिवन है। अच्छा, आपको क्या पढ़ना है सर्कुलर के अंदर? तो देखो मैंने आपको वैसे बता ही दिया है। एक तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, यहाँ ऑनररी पोजीशंस नहीं होल्ड करनी है। सेपरेट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए अगर आपका एक लिमिट से ऊपर का है तो, राइट। हमने क्या पढ़ा था, कितने की लिमिट थी? कितने की लिमिट थी यहाँ पे? 100 करोड़ की लिमिट थी। अगर उससे नीचे है तो फिर आपको ये BOM मेंटेन करने की नीड नहीं है, उससे ऊपर है तो आपको BOM मेंटेन यहाँ पे करना है, राइट। यूसीबीज जिनकी एसेट 5000 करोड़ से ज्यादा है उनको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी फॉर्म करनी पड़ेगी और डोनेशन नहीं जाएगा अगर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है तो। सही, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला आता है मास्टर डायरेक्शन, काउंटरफीट नोट्स 2025, डिटेक्शन, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये फेक नोट्स के बारे में, जाली नोटों के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ये उसी का ही मास्टर डायरेक्शन है। तो चलो समझते हैं इस वाले पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन को। ये सेक्शन 35A और 56 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और RBI एक्ट के अंदर आया है। पर्पस क्या है? टू स्टैंडर्डाइज एंड टाइटन द सिस्टम ऑफ डिटेक्टिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। कैसे आप डिटेक्ट करते हो कि फेक नोट है, उसको रिपोर्ट कैसे करते हो और मॉनिटर कैसे करते हो? तो DRM, डिटेक्टिंग, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग। किसको? फेक नोट्स को, काउंटरफीट करेंसी को अक्रॉस द बैंक एंड करेंसी चेस्ट, राइट। तो ये अपडेटेड हो चुके हैं 1 अप्रैल के अंदर। जितने भी पुराने इंस्ट्रक्शंस भी थे वो भी यहाँ पे कंसोलिडेटेड है। Who can impound? All the banks and RBI can issue the offices. How to detect? Mandatory machine-based verification at counter. फेक नोट्स को डिटेक्ट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली मशीन डिटेक्ट करेगी काउंटर्स पे, बैंक ऑफिसेज में और करेंसी चेस्ट में, तो हर जगह ये मशीन लगाना कंपल्शन है। कस्टमर क्रेडिट, नो क्रेडिट फॉर काउंटरफीट नोट्स डिटेक्टेड। अगर कोई काउंटरफीट नोट आ चुका है तो कस्टमर को कुछ भी उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। हैंडलिंग, नोट्स मस्ट बी इम्पाउंडेड एंड स्टैम्प्ड। काउंटरफीट नोट्स, उस नोट के ऊपर फेक का लगा दिया जाएगा स्टैंप, राइट, एंड रिकॉर्डेड प्रॉपरली, नेवर रिटर्न और डिस्ट्रॉयड एट द ब्रांच लेवल। ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे, नहीं आप उसको वापस रिटर्न करोगे, उसके ऊपर आप क्या करोगे? स्टैंप लगा दोगे कि एक तरह का काउंटरफीट नोट है। लेस देन 5 काउंटरफीट नोट, तो उसके अंदर देखो अभी यहाँ पे बता रखा है कि एक्शन क्या लेने वाले हो आप, रिपोर्टिंग टू कस्टमर एंड पुलिस। अगर इंसिडेंट हुआ है तो आप क्या एक्शन लेने वाले हो? तो लेस देन 5 नोट्स हैं फेक नोट्स, तो क्या करोगे? कंसोलिडेटेड मंथली रिपोर्ट टू पुलिस एनेक्स्चर 3 के अंदर। 5 और मोर देन 5 को फॉरफीट काउंटरफीट नोट्स डिटेक्टेड, इमीडिएटली FIR फाइल करोगे पुलिस से। आप मंथली कंसोलिडेटेड समरी के लिए वेट नहीं करोगे, इमीडिएटली क्या करोगे? FIR फाइल करोगे। रिसीट टू कस्टमर मैंडेटरी इवन इफ द कस्टमर refuses to countersign।
आपको रिसीट देनी है कस्टमर को और ये मैंडेटरी है। सीसीटीवी सर्वेलेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है फॉर बैंकिंग हॉल्स एंड काउंटर्स, राइट। इंटरनल अरेंजमेंट्स, नोडल ऑफिसर या फिर फॉर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल। नोडल ऑफिसर की बात करूँ तो कोऑर्डिनेट दी काउंटरफीट केसेस विद द पुलिस एंड आरबीआई, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे इस केस को। और फॉर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल की बात करूँ तो disseminate the RBI guidelines across all the branches, maintain records, compile the monthly counterfeit, और उनकी roles and responsibilities basically given है, right। स्पेशल रूल्स हैं एटीएम के लिए, चेस्ट के लिए और डिवाइसेस के लिए। कोई भी करेंसी ऑफ 100 एंड अबव शुड बी इशूड विदाउट मशीन वेरिफिकेशन, दिस शुड नॉट बी डन। कोई भी करेंसी जो 100 या उससे ज़्यादा की है तो आप क्या करोगे, उसको बिना मशीन वेरिफिकेशन के इशू नहीं करोगे, ठीक है। उससे नीचे की आप मशीन वेरिफिकेशन के बिना इशू कर सकते हो। 100 और अबाव की आपको मशीन वेरिफिकेशन के थ्रू ही करनी है, ऑब्वियसली वो हाई टिकट हो रही है, राइट। डिस्पेंशन ऑफ काउंटरफीट नोट्स फ्रॉम एटीएम विल अट्रैक्ट पेनल्टीज, उसके ऊपर भी पेनल्टीज रहेंगी। और यहाँ चेस्ट के अंदर फुली इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे यूवी लैम्प्स हो गए, सॉर्टिंग मशीन हो गई, राइट। ये सारे BIS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। बैंक मस्ट प्रोवाइड एटलीस्ट 1 पब्लिक यूज नोट काउंटिंग मशीन एट ब्रांचेस, हर ब्रांच पे कम से कम एक नोट काउंटिंग मशीन होनी चाहिए जो ऐसे फेक नोट्स को डिटेक्ट कर पाए। फिर उसकी यहाँ पे पेनल्टीज भी गिवन है कि क्या क्या पेनल्टी लगने वाली है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, राइट। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, तो यहाँ मैंडेटरी ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टाफ की और बहुत ही अच्छे से उनको पता चलना चाहिए, राइट, कि कैसे इस फीचर्स को यूज होंगे एंड ऑल। रिपोर्टिंग टाइमलाइंस, तो यहाँ मंथली डेटा जाएगा काउंटरफीट का, राइट, डिटेक्शन टू दी RBI, टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND, राइट। अभी लास्ट वाले में भी हमने शायद FIUIND के बारे में पढ़ा था, है ना, और फाइनेंस करंट अफेयर्स में भी हम इसके बारे में काफी बार पढ़ चुके हैं, सही है। अच्छा, अगर फाइनेंस करंट अफेयर्स FIUIND से रिलेटेड याद आ रहा हो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा वो फाइनेंस करंट अफेयर्स था, इसका किससे कोलैबोरेशन हुआ है, राइट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रिपोर्टिंग टाइमलाइन, कब तक रिपोर्ट करना है, 7th of the next month to RBI एंड 15th of the next month to the FIUIND एंड NCRB, तो उसकी टाइमलाइन भी यहाँ पे गिवन है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें जो आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। बेसिकली यहाँ एग्जाम पॉइंटर्स देने का मेरा रेलेवेंस यही रहता है कि आप इससे एट ए ग्लैंस काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर पाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं भी बचे तो भी आप इस वाले पेज को पढ़ के काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर सकते हो। तो ये PDF डेफिनेटली एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना। मास्टर डायरेक्शन बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन, तो ये बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन के बारे में, राइट, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज फ्रेमवर्क है, आप सभी जानते हो, हम इसको बेसल के अंदर पढ़ते हैं पूरा चैप्टर में पेड क्लास के अंदर। एम क्या है, बैंक को स्ट्रॉन्गर बनाना ताकि उनका कैपिटल का क्वालिटी, रिस्क का कवरेज, इंट्रोडक्शन ऑफ लिवरेज रेशियो, स्ट्रेंथनिंग सुपरविजन, इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी। देखो अलग अलग पिलर्स बने थे, उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे डिस्कस हुई थी। तो देखो यहाँ पे 3 पिलर्स के अंदर बेसल 3 नॉर्म्स की बात की गई है। पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल रिस्क, ये सब कवर होता है। पिलर 2 के अंदर सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी आपका हो गया। और थर्ड के अंदर मार्केट डिसिप्लिन, पब्लिक डिस्क्लोजर्स। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करूं जो कि पिलर 1 के अंदर आ रहा था, तो कैपिटल कॉम्पोजिशन, बैंक कम से कम 9% का CRAR, यानी कि इसको CAR भी बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, राइट, या फिर इसको आप कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी बोल सकते हो। अब इसके देखो ना काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल हो गई, CET1 हो गई, मोर देन और इक्वल टू 5.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स, टियर 1 कैपिटल, राइट, इसको टियर 1 और टियर 2 को प्लस कर दो तो आपका टोटल कैपिटल आ जाता है, और प्लस एक कैपिटल बफर भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है 2.5 का, तो 9 और आपका 2.5 ये मिलके क्या बन जाता है, टोटल आपका 11.5 बन जाता है, इंक्लूडिंग द बफर रिक्वायरमेंट, राइट। तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी आपको मेंटेन करना पड़ता है ओवर एंड अबाव योर टोटल कैपिटल, सही है। ये यहाँ पे बाइफरकेशन आपको पूरा गिवन है जो आप देख सकते हो, ओके। और मिनिमम टोटल कैपिटल प्लस द कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना आता है, 11.5% आता है। अच्छा, जो कैपिटल बफर होता है आपका, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, एक काउंटर सिक्लिकल कैपिटल बफर भी होता है, पर अभी वो एज ऑफ नाउ 0% है।
राइट। आरबीआई ने थोड़े दिन पहले ही 15th ऑफ अप्रैल को यहाँ पे सर्कुलर निकाला था और उन्होंने बता दिया था कि इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी टू एक्टिवेट द काउंटर सिक्लिकल कैपिटल बफर एट दिस पॉइंट इन टाइम, राइट। तो यहाँ पे कोई भी बफर मेंटेन की नीड अभी करने की नहीं है। ओके, ठीक है। सो टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? तो देखो टीयर 1 के अंदर CET1 हो गया, ये प्योरली इक्विटी होती है, रिजर्व्स होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स होती है। इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पुराने सर्कुलर्स के अंदर भी और फाइनेंस करंट अफेयर्स के अंदर भी। फिर 81 आती है, 81 बॉन्ड्स, एडिशनल टीयर 1, इसके अंदर परपेचुअल बॉन्ड्स। अब परपेचुअल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड्स जो कभी भी रिडीम नहीं होने वाले, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनमें लॉस एब्जॉर्प्शन का फीचर हो, राइट। टीयर 2 कैपिटल सबऑर्डिनेट डेट होता है, जनरल प्रोविजंस हो गए और आपके सम काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, वो सारे यहाँ पे आते हैं। रिस्क टाइप कवर्ड, तो क्रेडिट रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, ये सारे रिस्क यहाँ, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, ये सब कवर्ड होता है। सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस जो कि पिलर 2 का पार्ट बनता है। बैंक मस्ट कंडक्ट अ इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसीजर एनुअली। हर बैंक को एक इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट करना चाहिए, दैट टू एनुअली। आरबीआई यहाँ पे सुपरवाइजर है, रिव्यूज द रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड कैपिटल एडिक्वेसी अंडर द सुपरवाइजरी रिव्यू इवैल्यूएशन प्रोसेस, राइट। सो ये सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस ओरिएंटेड भी गिवन है और बैंक को क्या करना है? अपना कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क एक्सपोजर और ये सब कुछ डिस्क्लोज करना है इन अ ट्रांसपेरेंट एंड अ कंपैरेबल मैनर। यहाँ पे देखो आपका स्पेशल रिक्वायरमेंट्स भी दे रखी है बेसल 3 में, तो आपकी कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो कि 2.5% है। सिक्लिकल अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, ये अभी फिलहाल आरबीआई ने नहीं अप्लाई कर रखा है, सो दैट्स 0%। लिवरेज रेशो आपका मिनिमम 3% हो गया और लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशो आ गया और NSFR भी आ गया, जो कि सेपरेट सर्कुलर्स यहाँ पे डील करते हैं। अच्छा, बेसल 3 जो होता है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे अप्लाई होता है, एक्सक्लूडिंग दी RRBs, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। सो तभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सर्कुलर आया है बेसल नॉर्म से रिलेटेड, मास्टर सर्कुलर, जिसके अंदर सारी चीजों को कंसोलिडेट कर दिया गया है, वहां पे आप लिखा हुआ देख सकते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स में रेफर टू देयर रिस्पेक्टिव लाइसेंसिंग गाइडलाइंस एंड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर प्रोविडेंशियल गाइडलाइंस ऑन दी कैपिटल एडिक्वेसी। तो उनके लिए अलग से यहाँ पे आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू कर रखी है, सही है। CRAR होता क्या है बेसिकली? तो आपका जो एलिजिबल कैपिटल होता है डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क टू वेट असेट रेशियो, राइट। सो रिस्क को जो वेट्स दे रखे हैं वो हो गए। अब सर रिस्क को वेट्स क्यों देते हैं? तो देखो बहुत सारे लोन्स देता है बैंक, एक तो दिया बिजनेसमैन को, राइट, एक दिया कंज्यूमर को। तो अगर किसी बिग बिजनेसमैन को लोन दिया है तो उसका रिस्क कम होगा, किसी गवर्नमेंट को लोन दिया है तो उसका तो रिस्क बिल्कुल नहीं होगा, कंज्यूमर को दिया है तो हो सकता है हाई रिस्क हो। तो हर का लोन एक हो सकता है पर रिस्क अलग अलग हो सकता है, इसीलिए टोटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो हम निकालते हैं, एलिजिबल कैपिटल को उससे डिवाइड करते हैं और हम CRAR पे यहाँ पे अराइव करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोर पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं जिनको आप बात के लिए पढ़ सकते हो। ओके, मास्टर सर्कुलर प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन दी कैपिटल एडिक्वेसी फॉर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल इज लाइक अ बैंक्स शॉक एब्जॉर्बर। अब कैपिटल क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर होता है। कभी भी कोई ऐसा बड़ा कुछ हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है या एरर हो जाता है, तो कैपिटल से ही ऑब्वियसली वो एब्जॉर्ब होने वाला है, राइट। सो ये सर्कुलर क्या कर रहा है? ये सारे डायरेक्शंस को पुराने कंसोलिडेट कर रहा है रिलेटेड टू कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स एप्लीकेबल टू दी UCBs। अब देखो की नॉर्म्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, मिनिमम नेटवर्थ कितनी है UCB की? तो 2 करोड़ है फॉर Tier 1 UCBs, 5 करोड़ है फॉर अदर UCBs, ठीक है। मिनिमम CRAR कितना होना चाहिए? तो 9% होना चाहिए Tier 1 UCBs के लिए, 12% होना चाहिए फॉर Tier 2, Tier 3 एंड Tier 4 UCBs। ये आपको सब चीजें याद करनी है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बेसल वाला आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट भी सर्कुलर के अंदर यही गिवन है। CRAR की बात करूं तो कैलकुलेट कैसे करते हैं हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो भी आपका एलिजिबल कैपिटल फंड आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100, सही है। Tier 2 to Tier 4 UCBs मस्ट बिल्ड ग्रेजुअली द CRAR रेशो, तो उनको ग्रेजुअली यहाँ पे 2026 तक 12% का रिक्वायरमेंट उनका फुलफिल करना है
आप देख सकते हो यहाँ 12% का उनका रिक्वायरमेंट है मिनिमम का, राइट। तो उनको धीरे धीरे करके फुलफिल करना है। 2024 में 10%, 2025 में 11% और अब 2026 के अंदर कितना होना चाहिए, 12% यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। टीयर 1 कैपिटल में क्या आता है, तो देखो आपका पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, फ्री रिजर्व्स हो गया, सही है, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, पर उस पर 55% का 55% का डिस्काउंट लगा देना, मतलब 100 है अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व, तो हम उसका 45 ही कंसिडर करते हैं, 55 को नहीं कंसिडर करते हैं। प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया और इनमें से ये सारी चीजें हम डिडक्ट कर देते हैं, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो गए, करंट और पास्ट लॉसेस हो गए, सही है, इन सबको हम डिडक्ट कर देते हैं। कंपोनेंट ऑफ टीयर 2 कैपिटल, तो टीयर 2 कैपिटल में क्या आता है, जनरल प्रोविजंस हो गए। अब ये 1.25% तक ही हो सकता है रिस्क वेटेड एसेट्स की, उससे ज्यादा नहीं मेंटेन होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया और अपर एंड लोअर टीयर 2 इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ओके। मार्केट रिस्क कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड फॉर ओपन फॉरेक्स एंड गोल्ड पोजीशंस, तो ये सारी चीजें और हो गई। शेयर लिंकिंग टू बोरोइंग, तो यहाँ पे बोरोवर्स मस्ट कंट्रीब्यूट शेयर प्रोपोर्शनेट टू देयर बोरोइंग्स, तो कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 5% ऑफ देयर अनसिक्योर्ड लोन्स और 2.5% ऑफ देयर सिक्योर्ड लोन, तो सिक्योर्ड लोन का 2.5% हो गया और अनसिक्योर्ड लोन का 5% हो गया, ठीक है, इतना उनको कंट्रीब्यूट यहाँ पे करना पड़ेगा। रिफंड ऑफ शेयर कैपिटल, refund to members or their legal heirs is allowed only if the CRAR remains above the regulatory minimum after the refund। अगर उनको रिफंड करने के बाद भी CRAR मेंटेन रह रहा है तो ही किया जाएगा रिफंड, बाकी नहीं किया जाएगा। रिफंड सब्जेक्ट टू दी RBI कंडीशंस, RBI की कुछ कंडीशंस भी यहाँ पे लगने वाली है, राइट। अब यहाँ पे देखो कुछ प्रोसेस बेस्ड चीजें भी दे रखी है जिनको आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद गाइडेंस दे रखी है ऑन इशुएंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लास्ट में सर्कुलर के। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की बात कर रखी है, देखो परपेचुअल कभी ना रिडीम होने वाले, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब क्यूमुलेट भी नहीं होंगे। मान लो मैंने इस साल इंटरेस्ट नहीं पे किया तो अगले साल भी नहीं करना है, मतलब ये वाला जो ड्यू हो गया इस साल नहीं पे किया तो ऐसा नहीं इसको अगले साल पे करूंगा, वो क्यूमुलेटिव होते हैं। दीज आर नॉन क्यूमुलेटिंग, मतलब नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा, एंड परपेचुअल है, सही है। तो यूसीबीज परमिटेड है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने में, दैट टू एट द फेस वैल्यू, इनको परमिट है। लिमिट्स यहाँ पे कुछ दे रखी है जिनको आप पढ़ सकते हो, ये 35% से ज्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ योर टीयर 1 कैपिटल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सही है। उससे ऊपर हो रहे हैं तो फिर उनको टीयर 2 में क्लासिफाई कर देना। 35 तक तो टीयर 1 के अंदर आ जाएंगे, अगर उससे ऊपर हो रहे हैं तो फिर आप कहाँ लेके जाओगे, टीयर 2 के अंदर लेके जाओगे, ओके। अब ये परपेचुअल है तो फिर इनकी मेच्योरिटी की बात ही नहीं करेंगे, परपेचुअल की काय की मेच्योरिटी, सही है। कितना अमाउंट रेज कर सकते हैं वो डिसाइड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द यूसीबीज, ओके। और इसकी कुछ कंडीशंस भी गिवन है जिनको आप पढ़ सकते हो। वैसे ये वाले डायरेक्शन को हमने बहुत डिटेल में पहले कवर किया था, राइट। प्रोग्रेसिव डिस्काउंट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द CRAR, ठीक है। द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल मतलब चुकाने पड़ेंगे, कभी ना कभी रिडीम होंगे, राइट। अब भले क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव हो, देखो क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है, ईयर 1 में 10 रुपए का इंटरेस्ट देना था, नहीं दिया, ईयर 2 में वापस 10 रुपए का इंटरेस्ट देना था, तो क्या ये ईयर 1 वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्या? अगर हो जाएगा तो दिस इज क्यूमुलेटिव, देखो क्यूमुलेट हो गया ना, तो क्यूमुलेटिव। अगर नहीं हुआ, राइट, ये वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, हमने बोला हम तो 10 रुपए देंगे, सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर वाला गया बाढ़ में, तो दीज आर नॉन क्यूमुलेटिव, उसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, राइट। सो अगर ऐसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो रिमेनिंग मैच्योरिटी कितनी है उसके हिसाब से हम कंप्यूट करेंगे। देयर विल बी अ प्रोग्रेसिव डिस्काउंट फॉर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस ओवर द लास्ट 5 years। अरे यार आखिरी के 5 साल ही बचे हैं, अब तो आपको इसको रिडीम करना ही है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव डिस्काउंट लगाओ कैपिटल कंप्यूट करने में। अगर लेस देन 1 year है तो 100% उसको डिस्काउंट कर दो, मतलब लो ही मत कैपिटल एडिक्वेसी में। अरे तुम अगले साल तो 1 साल के अंदर अंदर तो तुम चुकाने वाले हो, तो फिर किस बात की तुम्हारी कैपिटल, राइट, फिर किस बात का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में आना, 100% डिस्काउंट कर दो। और वैसे 80, 60, 40 बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइमलाइन इज गिवन, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है,
दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेट कैपिटल के रिलेटेड भी एडवाइस यहाँ पे दी है। परपेचुअल डेट ऐसा होता है जो आपको नहीं चुकाना पड़ता, दिस इज अ काइंड ऑफ परपेचुअल इन नेचर, तो इसकी कोई भी मेच्योरिटी पीरियड यहाँ पे नहीं होती है। और इसके केस के अंदर भी आपको यहाँ पे लिमिट दे रखी है कि 15% ऑफ टियर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो वो टियर 2 के अंदर जाएगा, 15 तक ही आएगा टियर 1 में, और उसके लिए भी यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेजेस गिवन है, राइट, जिसको आप पढ़ सकते हो। आई थिंक ऑलमोस्ट ये सेम ही है दोनों। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे मेंशन्ड है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे, राइट। सो डेफिनेटली आप जो सर्कुलर्स आपको रिलेवेंट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है क्या क्या रिलेवेंट है, क्या क्या रिलेवेंट नहीं है। जो रिलेवेंट नहीं है उनको हम एक ब्रीफ वे में कवर करने वाले हैं, डोंट गो इनटू टू मच डिटेल्स उन पर्टिकुलर सर्कुलर्स के। और जो इंपॉर्टेंट है उनकी लिमिट बेस्ड चीज़ें हो गई, कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ें हो गई, वो हमने यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिए, राइट। अच्छा, नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट अगला जब भी सेशन आएगा तो वहाँ सर्कुलर्स के साथ इसके मैं MCQs भी करवाऊंगा, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना अगर पसंद आया तो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।